बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। ये कंपनीज एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है और प्राइवेट कंपनी में नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होने चाहिए उस हिसाब से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, केस लॉ के फॉर्म में पूछा गया है। तो ये कहते हैं फ्लोरा एंड फौना लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड एज अ पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी की तरह वो रजिस्टर्ड हुए थे। एंड देयर आर 230 मेंबर्स इन कंपनी एज नोटेड बिलो। तो पब्लिक कंपनी है और 230 मेंबर्स हैं और इनका जो बाइफर्गेशन है मेंबर्स का ये यहां पर दे रखा है। पहला बाइफर्गेशन है डायरेक्टर्स एंड देयर रिलेटिव्स, कुल मिला के 190 है। फिर एम्प्लॉइज यानी एम्प्लॉइज 15 जो मेंबर भी है, मेंबर एंड एम्प्लॉइज सेम 15 है। इसके बाद एक्स एम्प्लॉइज शेयर्स वर अलॉटेड व्हेन दे वर एम्प्लॉय, यानी जब वो एम्प्लॉय थे, अभी तो नहीं है, एक्स एम्प्लॉइज हैं, पहले जब वो एम्प्लॉइज थे उस वक्त इनको शेयर्स अलॉट किए थे। इसका मतलब ये उस वक्त मेंबर्स थे। तो मेंबर्स और एम्प्लॉय थे, अब हालांकि एम्प्लॉय नहीं है बट अभी भी मेंबर तो है। इसके अलावा 5 कपल्स होल्डिंग शेयर्स जॉइंटली इन द नेम ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ। तो टोटल 5 कपल हैं और 5 कपल का मतलब है कि 10 मेंबर ऐसे हैं जिन्होंने जॉइंटली होल्ड कर रखा है दो के सेट में। तो ऐसे 10 मेंबर्स हैं। इसके बाद ये कहते हैं अदर, यानी इसके अलावा कुछ अदर मेंबर्स भी हैं जो केवल 5 हैं। फिर ये कहते हैं द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी प्रपोज टू कन्वर्ट इट इनटू प्राइवेट कंपनी, तो एडवाइज वेदर रिडक्शन इन द नंबर ऑफ मेंबर्स इज नेसेसरी। तो सबसे पहली बात तो आपको यहां पर ये क्लियर होना चाहिए कि प्राइवेट कंपनी अगर है तो प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम जो नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं वो 200 होते हैं। लेकिन एक्सेप्शंस हैं, यानी ये जो 200 मेंबर्स आप काउंट करेंगे फॉर मैक्सिमम लिमिट और इन केस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड, उनमें फॉलोइंग मेंबर्स विल नॉट बी काउंटेड। और ये कह लीजिए कि जो जॉइंट मेंबर है, जॉइंट मेंबर्स को सिंगल मेंबर ट्रीट किया जाएगा। इसके अलावा ऐसे मेंबर्स जो एम्प्लॉय भी हैं और मेंबर भी हैं, एम्प्लॉय और मेंबर, उनको इग्नोर किया जाएगा, उनको काउंट नहीं किया जाएगा फॉर काउंटिंग द 200 लिमिट। और इसके अलावा ऐसे मेंबर्स जो पास्ट में एम्प्लॉय थे और जब एम्प्लॉय थे उसी वक्त वो मेंबर बने थे, उस वक्त वो मेंबर बन गए थे कंपनी के, तो इनको भी ट्रीट नहीं किया जाएगा, काउंट नहीं किया जाएगा फॉर कैलकुलेटिंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन केस ऑफ प्राइवेट। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो बेशक कर सकते हैं, लेकिन उसकी जो रिस्ट्रिक्शंस है प्राइवेट कंपनी की एज पर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, 3 रिस्ट्रिक्शन रिस्ट्रिक्ट्स द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रोविजन डाल सकते हैं ट्रांसफर ऑफ शेयर्स को रिस्ट्रिक्ट करने का। लिमिट्स द नंबर ऑफ मेंबर्स, नंबर ऑफ मेंबर्स आपके 200 होने चाहिए। एंड प्रोहिबिट्स इन्विटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब सिक्योरिटीज, ये भी आप कर सकते हैं। तो ले देखिए, आपको जो चेक करना है अभी इस केस में इज कि क्या ये जो मेंबर्स हैं ये सभी के सभी मेंबर्स रिटेन किए जा सकते हैं या इसमें से आपको कुछ कम करना पड़ेगा टू कंप्लाई द limitations of maximum 200 members in case of private company.
तो यहां पर इसमें आपको इसका जो एक्सेप्शन है इसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो आइए देखते हैं हाउ इंस्टीट्यूट हैज रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो इंस्टीट्यूट का जो स्टैंडर्ड आंसर है वो ये कहता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 68 ऑफ द कंपनीज एक्ट, जिसमें कि प्राइवेट कंपनी को डिफाइन कर रखा है। प्राइवेट कंपनी मींस अ कंपनी हैविंग मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफी लोग भूल जाते हैं इसको। इसमें आपको प्राइवेट कंपनी जब भी आप डिफाइन करेंगे, सबसे पहले तो इसमें आपको प्राइवेट कंपनी को डिफाइन करना है, क्योंकि आप कन्वर्ट कर रहे हैं पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी में। तो सबसे पहले आपको डिफाइन करना है कि प्राइवेट कंपनी क्या होती है। सेक्शन 2 क्लॉज 68 में डिफाइन किया गया है, मींस अ कंपनी इज हैविंग अ मिनिमम पेड अप कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब, बट अभी किसी तरह का प्रिस्क्रिप्शन नहीं है, नॉट प्रिस्क्राइब। इसके पहले जरूर बीच में 1 लाख प्रिस्क्राइब किया गया था, लेकिन अभी वो हटा दिया गया है प्रिस्क्रिप्शन। तो अभी किसी तरह का कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं है। तो पेड अप कैपिटल कितनी भी हो सकती है प्राइवेट कंपनी की। एंड विच बाय इट्स आर्टिकल except in case of one person company limits, अब ये जैसे मैंने बताया था कि which by article of association 3 restrictions होना जरूरी है, except in case of OPC, वन पर्सन कंपनी को छोड़ देंगे, क्योंकि वन पर्सन भी एक प्राइवेट है, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन दिया है रिस्ट्रिक्शंस के लिए कि वन पर्सन कंपनी के अलावा जो बची हुई प्राइवेट कंपनीज है उनको ये रिस्ट्रिक्शंस आर्टिकल्स में इंसर्ट करनी होगी और फॉलो भी करना होगा उसको। तो जैसा कि मैंने बताया, रिस्ट्रिक्ट राइट टू ट्रांसफर शेयर्स, ये रिस्ट्रिक्ट होना चाहिए। लिमिट्स नंबर ऑफ मेंबर्स, मैक्सिमम आपके नंबर ऑफ मेंबर्स 200 हो सकते हैं। एंड प्रोहिबिट्स द इन्विटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब। और अब यहां पर मेन तो आपको जैसे मैंने बताया लिमिट चेक करनी है 200 की। नंबर ऑफ मेंबर्स टू 200 ये लिमिट होना चाहिए। हाउएवर वेयर 2 or more person hold 1 or more shares in a company jointly, they shall for the purpose of this clause be treated as single member। ये हम पहले भी देख चुके हैं, तो सिंगल ट्रीट किया जाएगा। It further provides that a person who are in employment of the company and person who having been formally in employment of the company were members of the company while in that employment, यानी जब वो एम्प्लॉय थे, आज तो नहीं है लेकिन जब एम्प्लॉय थे उस वक्त वो मेंबर भी थे, एंड हैव कंटिन्यूड टू बी मेंबर आफ्टर द एम्प्लॉयमेंट सीज्ड, यानी एम्प्लॉयमेंट जरूर जा चुका है लेकिन मेंबर आज भी हैं, इनको भी काउंट नहीं किया जाएगा, शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन नंबर ऑफ मेंबर्स। तो ये पहले आपको भूमिका लिखनी है, बैकग्राउंड लिखना है, एंड उसके बाद आपको बताना है इन इंस्टेंट केस फ्लोरा एंड फौना लिमिटेड may be converted into private company only if total number of members are limited to 200। और अगर वो नहीं है तो सबसे पहले आपको नंबर ऑफ मेंबर्स रिड्यूस करने पड़ेंगे, उसके बाद आप कन्वर्ट कर सकते। सो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन्होंने यहाँ पर काउंट किए हैं। तो लेट्स गो फॉर द काउंटिंग। ये डायरेक्टर्स एंड रिलेटिव ये जानबूझ के आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। डायरेक्टर और रिलेटिव मेंबर है, उनका कोई एक्सेप्शंस में नहीं आते, वो पूरे के पूरे लिए जाएंगे 190 में। इसके बाद कपल्स जो हमने देखे थे, 5 कपल्स थे, यानी 2-2 के जोड़े, ऐसे मिला के 10 मेंबर्स थे। तो इनको यहाँ जरूर जो जॉइंटली होल्ड कर रखा है, जैसे एक कपल है, 2 मेंबर हैं, उन दोनों को एक ही माना जाएगा फॉर कैलकुलेटिंग द लिमिट ऑफ 200। तो यहाँ पर 5 कपल्स हैं, टोटल 10 मेंबर्स हैं, लेकिन इनको 5 मेंबर्स ही माना जाएगा फॉर कैलकुलेटिंग 200, क्योंकि जॉइंटली होल्ड कर रखे हैं सभी कपल्स। इसके अलावा अदर जो 5 हैं
वो भी आ जाएंगे, अदर यानी नॉर्मल मेंबर है। और इसके अलावा जो मेंबर्स थे वो कौन थे? वो थे जो एम्प्लॉय भी थे, उनको नहीं काउंट किया जाएगा, और ऐसे मेंबर भी थे जो पहले एम्प्लॉय थे, पास्ट एम्प्लॉयज थे, उनको भी यहाँ पे काउंट नहीं किया है। तो उनको छोड़ के यहाँ पर बचे हुए अदर 5 ले लिए। तो 195 टोटल 200 होता है। तो 200 मैक्सिमम लिमिट है, एकदम बॉर्डर टच कर दिए 200। बाकी के 30 जैसा कि मैंने बताया उनको नहीं गिना जाएगा। इसमें से 5 तो आपके जो थे जॉइंट थे और बचे हुए 25 एम्प्लॉइज थे प्रेजेंट या पास, उनको भी नहीं। तो 200 है तो विद इन लिमिट है, आप कन्वर्जन कर सकते हैं। देयरफॉर देयर इज नो नीड फॉर रिडक्शन इन नंबर ऑफ मेंबर्स सिंस एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ मेंबर्स आर 200, इट डज नॉट एक्सीड द मैक्सिमम लिमिट ऑफ 200। तो इस तरह से आपको केस सॉल्व करना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। 11 में 2 पार्ट्स हैं, क्वेश्चन नंबर 11(1) और 11(2). 11(1) आपको केस की फॉर्म में दे रखा है, तो सबसे पहले हमको केस को समझना होगा, उसके बाद वी विल ट्राई टू सॉल्व द केस। यहां पर ये कह रहे हैं एफ एन एसएससी was a wealthy man earning huge income by way of dividend and interest। तो एक पर्सन है, वेल्दी है, ह्यूज इनकम है इसकी, और ये जो इनकम है बाय वे ऑफ डिविडेंड और इंटरेस्ट की फॉर्म में इसको मिल रही है। He formed 3 private companies। इसने 3 प्राइवेट कंपनीज फॉर्म की। ए प्राइवेट लिमिटेड, बी प्राइवेट लिमिटेड और सी प्राइवेट लिमिटेड, एंड एग्री विथ ईच to hold a block of investment as an agent for them। यानी ये इनके बिहाफ पे इन्वेस्टमेंट को होल्ड करेगा एज एन एजेंट। The dividend and interest income received by the company was handed back to F। यानी यहां पर जो भी इनकम आएगी ए, बी और सी की, ये कंपनीज किसको दे देगी? ये टू एफ एज ए प्रिटेंडेड लोन। प्रिटेंडेड लोन यानी यो समझ लीजिए कि ये कंपनीज के पास जो भी इनकम आएगी ये एज ए लोन इस एफ को दे देगी, क्योंकि लोन तो इनकम नहीं माना जाता। अभी जरूर कंपनीज एक्ट में प्रोविजन बन गए हैं प्राइवेट कंपनी के केस में, लेकिन ये पहले की बात है, पुराना केस है। इनकम टैक्स की मैं बात कर रहा हूं, या कंपनीज एक्ट की बात चल रही है। दिस वे एफ डिविडेंड हिज इनकम इनटू एफ डिवाइडेड हिज इनकम इनटू 3 पार्ट्स इन अ बिड टू रिड्यूस टैक्स लायबिलिटी। तो कहने का मतलब है ये पूरी की पूरी इनकम अब कहां जा रही है? ए, बी और सी के पास, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के पास, और इसके थ्रू, इन कंपनीज के थ्रू वापस एज अ लोन एफ के पास आ जाती है। और ये सब इसने इसलिए किया है कि इसकी जो एफ की जो टैक्स लायबिलिटी है वो रिड्यूस हो जाए। तो नॉर्मली पहले डायरेक्ट जो इनकम आती थी उसमें उसको टैक्स देना पड़ता था बहुत सारा, लेकिन अब इसने इसको डिफरेंट कंपनीज के थ्रू लिया है तो टैक्स लायबिलिटी इसको नहीं है। डिसाइड फॉर व्हाट पर्पस द 3 कंपनीज वर एस्टेब्लिश्ड। यानी अब आपको ये केस देख के क्या लगता है कि ये कंपनी का मकसद क्या था फॉर्म करने का? एंड वेदर द लीगल पर्सनालिटी ऑफ ऑल 3 कंपनीज में बी डिसरिगार्डेड। लीगल पर्सनालिटी का मतलब है कि ये जो कंपनीज है इस सभी का मेंबर ये है, तो कंपनीज
कि जो लीगल कॉर्पोरेट पर्सनालिटी है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, उसको उस कॉर्पोरेट बिल को हटा के इस मेंबर्स को देखा जा सकता है, क्या इसकी एक्टिविटीज को एनालाइज किया जा सकता है, और इफ इट इज मिसयूजिंग दिस लीगल पर्सनालिटी तो क्या इसके खिलाफ एक्शन ली जा सकती है। ये क्वेश्चन में एक्चुअली पूछा गया है इस केस में। तो अब आइए देखते हैं कि जो इंस्टीट्यूट है उसने इसका आंसर किस तरह से दिया है। देखिए, जब कभी भी बात लीगल पर्सनालिटी की आती है, यानी सेपरेट लीगल पर्सनालिटी की आती है, तो एक केस काफी फेमस है, सोलोमन एंड सोलोमन कंपनी लिमिटेड का, जिसमें ऐसा कहते हैं कि फर्स्ट टाइम एस्टेब्लिश हो गया था प्रिंसिपल कि भाई मेंबर्स और जो कंपनी है वो डिफरेंट है, कंपनी के अपनी खुद की पर्सनालिटी। लेकिन उसके भी पहले कोंडोली टी कंपनी, जो इंडिया में ही एक केस हुआ था कलकत्ता में, वहां पे ये कंसेप्ट इसके भी पहले एस्टेब्लिश हो चुका था, बट सोलोमन का केस ज्यादा फेमस हो गया है सेपरेट लीगल एंटिटी के लिए, तो इसको ज्यादातर कोट किया जाता है। तो यहां पर देखिए आंसर की जो शुरुआत है, क्योंकि सेपरेट लीगल पर्सनालिटी का के ऊपर ये बेस क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पे उन्होंने शुरुआत की है सोलोमन के केस से। हाउस ऑफ लॉर्ड इन सोलोमन वर्सेस सोलोमन कंपनी लिमिटेड laid down that the company is a person distinct and separate from its members and therefore has an independent separate legal existence, क्योंकि कंपनी उसके जो मेंबर्स हैं उनसे अलग है और इसका एक सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होता है फ्रॉम इट्स मेंबर who have constituted the company, but under certain circumstances the separate entity of company may be ignored by the court। तो कोर्ट के पास ये अधिकार है कि कुछ केसेस में ये जो सेपरेट पर्सनालिटी है कि भाई मेंबर्स को कुछ मत बोलिए, जो भी कर रही है कंपनी कर रही है, मेंबर्स कैन नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द कंपनी, ये बिकॉज ऑफ द सेपरेट लीगल एंटिटी। ये जो सेपरेट लीगल एंटिटी है इसको वो ब्रेक कर सकती है कोर्ट, और चेक कर सकती है हु आर द रियल पर्सन बिहाइंड दिस कॉर्पोरेट पर्सनालिटी, और ये पावर है कोर्ट के पास। व्हेन दैट हैपन, और जब ये ब्रेक करती है इस कॉर्पोरेट बिल को, द कोर्ट इग्नोर द कॉर्पोरेट एंटिटी ऑफ द कंपनी एंड लुक बिहाइंड द कॉर्पोरेट फैसेड एंड होल्ड द पर्सन इन कंट्रोल of the management its affairs liable for the acts of the company। Where a company is incorporated and formed by certain persons only for the purpose of tax evasion, evading the taxes, the court has discretion, यानी कोर्ट की मर्जी है, अगर वो चाहे तो ये जो कॉर्पोरेट पर्सनालिटी है उसको डिसरिगार्ड कर सकती है and tax the income in the hands of appropriate assessee, और जो मेंबर्स हैं उनके हाथों में ये कंपनी की जो इनकम है इनके हाथों में टैक्सेबल करार दे सकती है। तो इसी के ऊपर ये बेस्ड है, और इसके ऊपर और भी केसेस हैं जो आप कोट कर सकते हैं, वो हम आगे और देखेंगे अभी। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, प्रॉब्लम है, इट इज बेस्ड अपॉन द अफोरसेड फैक्ट्स। द थ्री कंपनीज वर फॉर्म्ड बाय द एसएससी प्योरली एंड सिंपली एज अ मीन्स ऑफ अवॉइडिंग द टैक्स, एंड द कंपनीज वर नथिंग मोर देन द फैसाड ऑफ द एसएससी हिमसेल्फ। यानी वो जो पर्पस था एसएससी का वो जस्ट टू इवेड द टैक्स था, और अगर ध्यान से देखा जाए तो ये कंपनीज इसी का प्रतिरूप है और कुछ नहीं है। Therefore, the whole idea of Mr. F was simply to split his income into three parts with a view to evade the taxes. So, no other business was done by the company। ये एक और इम्पोर्टेंट चीज है जो आपको जब भी आप केस सॉल्व करेंगे देखना है कि ये कंपनी एक तरह से इंस्ट्रूमेंट
की तरह यूज की गई थी एफ के द्वारा जस्ट टू इवेट द टैक्सेस, क्योंकि इसकी जितनी भी इनकम थी ये डिवाइड होके यहाँ पर फिर से इन द फॉर्म ऑफ लोन आ रही थी, तो इसका टैक्स बच रहा था। और ये इसको और ग्राउंड मिल जाता है, सपोर्ट मिल जाता है इससे कि इन कंपनीज का अपना खुद का और कुछ बिजनेस नहीं था, यानी ये केवल इसी काम के लिए यूज हो रही थी कि टैक्स इसका बचाया जा सके। तो यहां पर ये कहते हैं कि द लीगल पर्सनालिटी ऑफ 3 प्राइवेट कंपनीज में बी डिसरिगार्डेड बिकॉज द कंपनीज वर फॉर्म्ड ओनली टू अवॉइड टैक्स लायबिलिटी। इट कैरीड ऑन नो अदर बिजनेस, किसी भी और दूसरा तरीके का बिजनेस ये नहीं कर रही थी, but was created simply as a legal entity to ostensibly receive the dividend and interest and to hand them over to the SEC as pretended loan, एक दिखाया जाए कि जैसे लोन दिया है। और अब यहाँ पर तो दिनशा मानिक पैटिट का केस है, ये भी आप कोट कर सकते हैं, काफी फेमस केस है। और जुगीलाल का जो केस है वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है टैक्स इवेजन के, तो वो भी आप यहां पर अगर कोट करते हैं तो इट विल बी गुड, आप मार्क्स ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। अब हम देखेंगे सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन 11, जहां पर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि Can a non-profit organization be registered as a company under the Companies Act 2013? क्या इसे रजिस्टर किया जा सकता है? And if so, what is the procedure to follow? तो पहले तो हमें पता है कि हमने पहले भी देखा था कि जो कंपनीज है, कंपनी का बेसिक फीचर है कि इट इज फॉर प्रॉफिट, बट देयर इज एक्सेप्शन, एक एक्सेप्शन दे रखा है इन द फॉर्म ऑफ सेक्शन 8 कंपनी। तो यहाँ पर सेक्शन 8 कंपनी के बारे में आपको पूरी जानकारी देनी है, प्रोसीजर बताना है कि किस तरह से आप सेक्शन 8 कंपनी को रजिस्टर कर सकते हैं। तो अब आइए देखते हैं कि इंस्टीट्यूट ने इसका आंसर किस तरह से दिया है। डायरेक्टली उन्होंने बोला है यस, नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन be registered as a company under the Companies Act 2013 by following the provisions of Section 8 of the Companies Act. इसको इसीलिए Section 8 कंपनी भी बोला जाता है क्योंकि Section 8 में इसके provisions हैं। Section 8 of the Companies Act deals with the formation of companies which are formed to promote the charitable object of commerce, art, science, sports, education, research, social welfare, religion, charity, protection of environment, etc. ये सभी आपको लिखना है, याद रखना है ये पॉइंट्स। सच कंपनी, इसके अलावा एक और रिस्ट्रिक्शन है, कंडीशन है कि सच कंपनी इंटेंड टू अप्लाई इट्स प्रॉफिट, तो इसको जितना भी प्रॉफिट होगा, अब नॉन प्रॉफिट का मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इसको प्रॉफिट ही नहीं होगा, प्रॉफिट तो हो सकता है कंपनी को, लेकिन ये पूरा का पूरा जो प्रॉफिट है वो किसके लिए अप्लाई करेगी, अपने जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसको फुलफिल करने के लिए, और किसी भी हालत में ये जो प्रॉफिट है अपने मेंबर्स को नहीं डिस्ट्रीब्यूट करेगी इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। सो सच कंपनी इंटेंड टू अप्लाई इट्स प्रॉफिट इन प्रमोटिंग इट्स ऑब्जेक्ट्स एंड प्रोहिबिटिंग द पेमेंट ऑफ एनी डिविडेंड टू इट्स मेंबर्स। तो ये तो आपने बता दिया सेक्शन 8 कंपनी के बारे में। अब आपको बताना है प्रोसीजर किस तरह से आप इसको फॉर्म कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं। तो इसके लिए लाइसेंस लगता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट हैज पावर टू इश्यू द लाइसेंस फॉर रजिस्टरिंग सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 अलाउज सेंट्रल गवर्नमेंट टू रजिस्टर such person or association of person as company with limited liability without addition of the words limited or private limited to its name by issuing a license to such condition as it deems fit। तो यहाँ पर एक चीज क्लियर हो जाती है कि ये जो सेक्शन 8 कंपनी है
ये अगर आपको फॉर्म करनी है तो इसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। ये कंपनी दूसरा ये भी कहती है कि आप एज अ लिमिटेड इसको फॉर्म कर सकते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी। यानी ये जो सेक्शन 8 कंपनी है ये अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली कंपनी नहीं हो सकती, और लिमिटेड कंपनी है फिर भी आप जो एट द एंड ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी जो आप प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड वर्ड यूज करते हैं उसकी यहां पर जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है तो मतलब अगर कंपनी चाहे तो वो कंपनी के नाम के एंड में प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड नहीं लगाएगी। ऑप्शन दिया गया है, अगर वो चाहे तो लगा भी सकते हैं और नहीं लगाना चाहे तो नहीं भी लगा सकते। The registrar shall on application register such person or association of person as company under this section। तो जब भी लाइसेंस मिल जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट से उसके बाद रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है विद द रजिस्ट्रार। ऑन रजिस्ट्रेशन द कंपनी शैल एंजॉय द सेम privileges and obligation as of a limited company। तो बाकी सारे privilege obligations जो limited कंपनी के होते हैं वो इसके भी होंगे। द ओनली थिंग जो रिस्ट्रिक्शन हमने देखी थी कि अपना जो प्रॉफिट है वो केवल और केवल अपने ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज कर सकती है वो, और मेंबर्स को वो डिविडेंड नहीं दे सकती। तो ये आप आंसर इस तरह से इसका लिख सकते हैं। इसके अलावा भी काफी पॉइंट हैं जो आप लिख सकते हैं अगर आप चाहें तो। वैसे केवल प्रोसीजर पूछा है रजिस्ट्रेशन का तो आप इतना ही लिखिए। इसके अलावा ये भी आप लिख सकते हैं कि नॉर्मली जो फर्म रहती है वो किसी भी कंपनी के मेंबर नहीं बन सकती क्योंकि वो सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है। बट यहाँ पर कंपनीज एक्ट में अलाउ किया गया है कि फर्म जो रहती है पार्टनरशिप फर्म, इट can become the member of section 8 company। अब हम चलते हैं अपनी रिवीजन टेस्ट पेपर सीरीज में अगली आरटीपी पे, दैट इज नवंबर 2019 की आरटीपी है सीए फाउंडेशन पेपर 2 सेक्शन ए, दैट इज बिजनेस लॉस। अब इसमें हम सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन एन ऑफर। ऑफर के बारे में पूछा गया है एंड एक्सप्लेन द इसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड ऑफर। और वैलिड ऑफर क्या होता है उसके बारे में आपको बताना है। साथ ही आपको बताना है हाउ एन ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम इन्विटेशन टू ऑफर। तो आइए देखते हैं इसका आंसर इंस्टीट्यूट ने किस तरह से दिया है। सबसे पहले आपको जैसा कि ऑफर के बारे में पूछा है वो बताना है, और आपको याद रखना है प्रपोजल और ऑफर का मतलब एक ही होता है। तो द वर्ड प्रपोजल एंड ऑफर आर यूज्ड इंटरचेंजेबली एंड इट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2A ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। यहां पर जो डिफाइन किया गया है वो इस तरह से किया गया है कि एज व्हेन, यहां से स्टार्ट होती है डेफिनेशन, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द assent of that other to such act or absentees is set to make a proposal। तो यहां पर डेफिनेशन काफी कॉम्प्लिकेटेड है, स्टूडेंट्स को याद नहीं रहती, लेकिन अगर आप इसको डिवाइड करके लिखेंगे, नोट करेंगे तो आपको ये एग्जाम में लिखते आएगी। तो यहां व्हेन से स्टार्ट होती है डेफिनेशन। व्हेन one person signifies to another, one person another person, his willingness, keywords आपको याद रखने हैं, willingness to do or to abstain,
वो चीज नहीं करेगा। यानी यहाँ पॉजिटिव एक्ट और निगेटिव एक्ट दोनों की बात की है। फ्रॉम डूइंग एनीथिंग विद अ व्यू, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, विद अ व्यू टू ऑब्टेन द एसेंट, विद अ व्यू टू ऑब्टेन द एसेंट of that other person to such act or abstinence he said to make a proposal। अब इसका आप एक आधा एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, विल यू बाय माई कार फॉर 50,000 रुपीज। अब यहां पर ये कहने के बाद एक्शन की बात कर रहा है, एंड ही इज वेटिंग फॉर अदर पर्सन, सामने वाले का इंतजार कर रहा है कि वो इस ऑफर के बारे में, यानी ये जो बोल रहा है कि विल यू बाय दिस, इन्हें करने को बोल रहा है, तो उसके बारे में वो उसकी राय जानना चाहता है। ही इज वेटिंग फॉर हिज अप्रूवल, तो इसे हम ऑफर कह सकते हैं। अब यहां पर इसेंशियल्स में आपको बताना है, द फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंट इसेंशियल्स ऑफ एन ऑफर। इट मस्ट बी केपेबल ऑफ क्रिएटिंग अ लीगल रिलेशनशिप, यानी अगर आप किसी को बोल रहे हैं कि आप मेरे घर आइए, खाने पे आइए, चाय पे आइए, और सामने वाला, तो ये जो ऑफर दे रहे हैं और सामने वाला अगर एक्सेप्ट कर रहा है, तो इसमें लीगल रिलेशन नहीं बनता। लीगल रिलेशन का मतलब है यहाँ पर कि अगर वो ब्रेक करता है, सामने वाला उसको एक्सेप्ट करने के बाद, ऑफर को एक्सेप्ट कर दिया और उसके बाद वो ब्रेक करता है उस जो ऑफर को एक्सेप्ट किया था, प्रॉमिस को, तो ऐसे केस में आप कोर्ट में जा सकते हैं, लीगल एक्शन ले सकते हैं। यानी इंटेंशन होना चाहिए आपका लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का, तभी उसको ऑफर बोला जाएगा अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। एंड मस्ट बी सर्टेन, डेफिनिट एंड नॉट वीक। तो ये जो ऑफर है ये एकदम क्लियर होना चाहिए कि क्या आप ऑफर कर रहे हैं। इट शुड बी क्लियर टू द अदर पर्सन। अगर आपने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर विल यू बाय माई कार, तो यहाँ पे प्राइस नहीं है, तो इट इज नॉट क्लियर। तो यहाँ पर पूरा चीजें क्लियर होना चाहिए, तभी उसको ऑफर माना जाएगा, वैलिड ऑफर। मस्ट बी कम्युनिकेटेड, यानी आपने अगर जस्ट अपने आप से वो कहा है या किसी और पर्सन से कहा है जिसको आप ऑफर कर रहे हो, उसको नहीं कहा है, तो इसको ऑफर नहीं माना जाएगा। कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, ऑफरी को कम्युनिकेट होना चाहिए वो ऑफर। मस्ट बी मेड विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ दैट अदर पार्टी, यानी यहाँ पर जस्ट आप एक अपना ओपिनियन दे रहे हैं या व्यूज बता रहे हैं या अपनी इच्छा प्रकट कर रहे हैं, विदाउट ऑब्टेनिंग, विदाउट वेटिंग फॉर द एसेंट ऑफ द अदर पर्सन, तो उसको ऑफर नहीं कहा जा सकता। यानी ऑफर का एक एसेंशियल फीचर है कि आप जो कह रहे हैं उसमें आप लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करना चाहते हैं, वो डेफिनेट क्लियर होना चाहिए, कम्युनिकेट किया जाना चाहिए ऑफरी को, और आप वेट कर रहे हैं उसकी सहमति का। एंड इट मे बी कंडीशनल, ये भी आपको याद रखना है कि ऑफर कंडीशनल हो सकता है, एब्सोल्यूट हो सकता है, लेकिन एक्सेप्टेंस हमेशा एब्सोल्यूट होना चाहिए, अनकंडीशनल होना चाहिए। ऑफर कंडीशनल हो सकता है। इसके बाद ये कहते हैं ऑफर शुड नॉट कंटेन अ टर्म द नॉन कंप्लायंस ऑफ विच वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। यानी निगेटिव में आप ऑफर नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, आपने ऐसा बोला है कि I will assume that you are accepting my offer to buy my car for 50,000 rupees if you don't say anything. If you are silent, then I will assume that you are agree to this. इस तरह का नकारात्मक आप ऑफर नहीं दे सकते, निगेटिव नहीं दे सकते। मे बी जनरल और स्पेसिफिक। जनरल का मतलब है आप पूरा जनरल पब्लिक को ऑफर दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसका डॉग खो गया है, डॉगी खो गया है, और इसने पूरे पब्लिक को ऑफर दे दिया है कि जो भी मेरा डॉग कुत्ते को
ढूंढ के लाएगा, I will pay 1000 rupees. So this is an general offer, open offer. या फिर स्पेसिफिक हो सकता है, किसी स्पेसिफिक पर्सन को आपने बोला है कि if you found my dog and bring it to me, I will pay you 1000. यहाँ पर ये स्पेसिफिक हो जाएगा और जनरल पब्लिक को बोला है तो it will be a general offer. It may be expressed or implied. Express जब हम कहते हैं इसका मतलब ये राइटिंग में भी हो सकता है या फिर ओरल भी हो सकता है, यानी वर्ड्स में होता है, या फिर इसको इम्प्लाइड भी माना जा सकता है, बाय कंडक्ट भी इसे माना जा सकता है कि देयर इज एन ऑफर. फॉर एग्जांपल, जब आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और रेस्टोरेंट में आप बैठे हैं और आपके सामने एक चाय का ग्लास, चाय भरी हुई चाय का ग्लास आपके सामने रखा जाता है, तो यहाँ पर न तो आपने ऑर्डर दिया है चाय का, न सामने वाले ने आपसे पूछा है कि आप चाय पियेंगे का, तो उसने जस्ट आपके सामने चाय का कप या ग्लास रख दिया है आपने, तो ये एक मान लिया जाता है बाय कंडक्ट implied that it has been offered to you. इसी तरह से ऑफर, a statement of price is not an offer. तो केवल आप कैटलॉग दिखा रहे हैं, कैटलॉग कि भाई ये इतने इतने में है. यानी आपने देखा होगा कई शॉप्स हैं और शॉप्स के बाहर लिखा रहता है कि ये फ्रिज है, इट इज अवेलेबल फॉर 10,000, वॉशिंग मशीन है, इट इज अवेलेबल फॉर 8,000, एसी अवेलेबल फॉर 30,000. अब ये यहां पर जो भी लिखा है इट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज ऑफर, या फिर इसे इनविटेशन टू ऑफर जरूर कहा जा सकता है, या फिर आपने एक कैटलॉग दिखाया तो इट इज नॉट एन ऑफर. ऑफर में हमेशा यू आर वेटिंग फॉर अदर पार्टी टू असेंट. जब तक वो नहीं होता हम उसको ऑफर नहीं कह सकते. ये क्वेश्चन जो है ये भी कई बार एग्जाम में आता है, ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर, इसमें क्या फर्क है. तो देखिए, इनविटेशन टू ऑफर अलग चीज है, ऑफर अलग चीज है. यहां पर 2A में जो प्रपोजल यानी ऑफर को डिफाइन किया गया है, एन ऑफर इज द फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस by the offerer to be bound by the offer should the other party chooses to accept. यानी एक तरह से फाइनल रहता है ऑफर, और इनविटेशन टू ऑफर में आपको इनवाइट किया जा रहा है और ऑफर बाद में दिया जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन है, वो अपना फर्नीचर सेल करना चाहता है, उसने पेपर में एडवर्टीजमेंट दिया है कि आई वांट टू सेल माय फर्नीचर on Sunday, so and so date. Anybody interested can buy this for this. ये जो एडवर्टीजमेंट है इसको हम ऑफर नहीं कह सकते, इसको इनविटेशन टू ऑफर है. इसका मतलब ही इज इनवाइटिंग ऑल ऑफ यू टू कम एंड आई विल गिव यू द फाइनल ऑफर देयर. On the other hand, offer made with the intention to negotiate or offer to receive offers are known as invitation to offer. यानी जहां पर आप निगोशिएशन कर रहे हैं प्राइस के बारे में या फीचर्स के बारे में, क्या क्या मिलेगा नहीं, तो उसको हम इनविटेशन टू ऑफर बोलेंगे, ऑफर नहीं बोलेंगे. Thus, where a party without expressing his final willingness proposes certain terms on which he is willing to negotiate, he does not make an offer, but only invites the other party to make an offer on those terms. तो मान लीजिए फर्नीचर इसको बेचना है और इसने किसी पर्सन को बोला कि आपको फर्नीचर चाहिए, आप आइए, मेरे यहाँ बहुत सारा फर्नीचर है, यू कैन परचेस इट. तो यहाँ पर ये इनवाइट कर रहा है. अभी फाइनली वो वहां पर जब पहुंचेगा तो वहां पर निगोशिएशन होगा प्राइस के बारे में और टाइप ऑफ फर्नीचर के बारे में, उसके बाद वो फाइनल ऑफर आएगा. Hence, the only thing that is required is the willingness of the offeree to abide by the terms of offer. यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं कि जो इनविटेशन टू ऑफर है
वो फाइनली लीड्स टू एन ऑफर, उसके बाद फाइनल ऑफर उसके बाद आता है। इसके बाद क्वेश्चन 2 में पूछा गया है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म कंसिडरेशन एंड आर देयर एनी सर्कमस्टेंसेस अंडर which a contract under the provisions of Indian Contract Act without consideration is valid, explain। तो यहां पर पूरा आपका फोकस होना चाहिए कंसिडरेशन। देखिए कंसिडरेशन इज मेन और फंडामेंटल टू द कॉन्ट्रैक्ट, बट देयर आर एक्सेप्शंस, यानी ऐसे एक्सेप्शंस हैं जहां पर विदाउट कंसिडरेशन भी आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, तो वो एक्सेप्शंस भी यहां पर देने हैं। तो अब देखते हैं मीनिंग ऑफ कंसिडरेशन। द एक्सप्रेशन कंसिडरेशन इन जनरल मीन्स द प्राइस पेड फॉर द ऑब्लिगेशन और समथिंग इन रिटर्न, ऐसा आप बोल सकते हैं कंसिडरेशन का मतलब होता है। और इसे डिफाइन किया गया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में 2D में। और फिर से एक कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन है जो आपको याद करनी पड़ेगी। ये कहते हैं व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो प्रोमिसर है उसकी डिजायर पे ये होना चाहिए। द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज डन और abstains from doing or does or abstains from doing or promises to do or abstain from doing something, such an act or abstinence और promise is called consideration for the promise। तो एक एग्जांपल अगर देखें कि मान लीजिए ये पर्सन है, he is offering his goods to another person for 50,000 rupees, यानी इसके बदले, इन गुड्स के बदले वो क्या चाहता है, 50,000 रुपीज। तो यहां पर देखिए दोनों ही पर्सन प्रॉमिस कर रहे हैं। यहां पर ये जो पर्सन है ये प्रॉमिस कर रहा है कि आई विल प्रोवाइड माय गुड्स, और ये जो पर्सन है ये प्रॉमिस कर रहा है कि आई विल प्रोवाइड यू 50,000 फॉर दिस गुड्स। अब इस पर्सन के लिए और इस पर्सन के लिए कंसिडरेशन अलग अलग है। लेट्स से ये ए पर्सन है, ये जो गुड्स दे रहा है ये इसकी प्रॉमिस है, और 50,000 जो एक्सचेंज में इसको मिल रहा है इस गुड्स के बदले, ये इस ए के लिए कंसिडरेशन है। और अगर दूसरी तरफ हम इसको देखें बी को, तो ये प्रॉमिस कर रहा है 50,000, सो 50,000 इज द प्रॉमिस फॉर बी, और बी को इसके बदले में क्या मिल रहा है कंसिडरेशन में, गुड्स। तो गुड्स आर द कंसिडरेशन फॉर बी's प्रॉमिस टू पे 50,000। यानी एक पार्टी का जो कंसिडरेशन है वो दूसरी पार्टी की प्रॉमिस है, और दूसरी पार्टी की जो, इस पार्टी की जो प्रॉमिस है वो दूसरे के लिए कंसिडरेशन है। इस तरह से आप एग्जांपल देके भी इसको मेंशन कर सकते हैं। Thus, on analyzing the above definition, the following ingredients are essential in understanding the meaning of the term consideration. An act, doing something, यानी यहां पर कुछ हो रहा है, एक्शन हो रहा है। Abstinence or forbearance, that is abstaining or refraining from doing something, यानी एक तरह का कंसिडरेशन निगेटिव में भी हो सकता है। इसके अलावा एक और चीज जो डेफिनेशन में है कि डिजायर ऑफ प्रोमिसर, यानी ये प्रॉमिस कर रहा है गुड्स देने की, तो ये जो कंसिडरेशन है 50,000 इसकी डिजायर के हिसाब से होना चाहिए। इफ ही इज डिजायरिंग 50,000 तो 50,000 ही होना चाहिए। अगर ये 40,000 तो उसको कंसिडरेशन नहीं माना जा सकता। अच्छा, इसमें एक और ये बात है कि इट कैन कम फ्रॉम एनी अदर पर्सन, यानी ये जो 50,000 है ये बी से भी आ सकता है, और एनी अदर पर्सन यानी दूसरा पर्सन भी इसको ये कंसिडरेशन दे सकता है। अगर ये एक्सेप्ट कर लेता है तो वैलिड कंसिडरेशन माना जाएगा। यानी कंसिडरेशन कैन कम फ्रॉम द ऑफरी या फिर एनी अदर पर्सन, थर्ड पर्सन।
और इसको एक रिटर्न प्रॉमिस भी कह सकते हैं, यानी आपने प्रॉमिस किया और समथिंग आपको उसके बदले में जो मिल रहा है, रिटर्न प्रॉमिस या समथिंग इन रिटर्न, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। द जनरल रूल इज दैट कि एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, यानी अगर आप कोई एग्रीमेंट करते हैं बिना किसी कंसिडरेशन के तो वो वॉइड है इन द आईज ऑफ लॉ। बट सेक्शन 25 प्रोवाइड एक्सेप्शंस टू दिस रूल, यानी विदाउट कंसिडरेशन भी एग्रीमेंट जो है वो वैलिड हो सकते हैं, यानी कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो सकते हैं। ये एक्सेप्शंस दे रखे हैं। दीज आर, तो सबसे पहले है नेचुरल लव एंड अफेक्शन, 25(1) में दिया है। When agreement is expressed in writing and registered under the law for the time being in force for the registration of document and is made on account of natural love and affection between the parties standing in near relation to each other, the agreement is enforceable even though the consideration is absent. Even though the consideration is absent. तो नेचुरल लव एंड अफेक्शन का केस है, अगर दोनों के बीच नियर रिलेशन में होना चाहिए भाई, तो ऐसे में अगर ये राइटिंग में है, रजिस्टर्ड है और नियर रिलेशन में है एंड इट इज फॉर नेचुरल लव एंड अफेक्शन, तो ऐसे केस में हम इसे वैलिड एग्रीमेंट मान सकते हैं, एनफोर्सेबल हो सकता है लॉ में। अब आप बोलेंगे सर नेचुरल लॉ एंड अफेक्शन भी तो कंसिडरेशन है। नेचुरल लव एंड अफेक्शन को कंसिडरेशन नहीं माना जा सकता इन द आइज ऑफ लॉ। इसके बाद दूसरा एक्सेप्शन है कंपनसेशन फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज, यानी किसी ने आपके लिए कुछ काम दिया करके दिया था, पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज, एंड आपने प्रॉमिस कर दिया है टू कंपनसेट wholly or in part a person who has already voluntarily done something for the promiser is enforceable even without consideration. तो मान लीजिए एक पर्सन था, he was a farmer और इसकी तबीयत खराब थी और इसका जो खेत था उसको जोतने के लिए कोई और पर्सन आया और उसने फार्मिंग की इसके लिए, और ये पूरा उसने वॉलंटरीली किया है, स्वेच्छा से किया है, और इसके काम से खुश होकर इसने प्रॉमिस कर दिया कि ओके आई विल पे यू 10,000 रुपीज, तुमने मेरा काम किया है, आई विल पे यू 10,000 रुपीज। तो यहां पर भी ये अब प्रॉमिस से बाउंड हो जाएगा और ये पार्टी उसको एनफोर्स करा सकती है। इसके बाद प्रॉमिस टू पे टाइम बार डेट। नॉर्मली अगर आपको किसी से पैसा लेना है, देयर इज अ डेट और आपको लेना है, तो विद इन टाइम लिमिट आपको कोर्ट में अप्लाई करना पड़ेगा, अगर आपको वो चाहिए क्लेम करना पड़ेगा। अगर टाइम निकल जाता है उसके बाद वो टाइम बार हो जाता है और फिर आप कोर्ट के थ्रू रिकवर नहीं कर सकते। तो यहां पर इन्होंने बोला है कि द एग्रीमेंट इज वैलिड प्रोवाइडेड इट इज मेड writing is signed by the debtor or his agent authorizing this behalf। तो ऐसे केस में अगर जिससे आपको पैसा लेना है टाइम बार हो चुका है और वो अगर राइटिंग में फिर से उसके बाद लिख के दे दे कि ओके आई विल पे यू 10,000 रुपीज, आपका जो डेट था आई एम पेइंग आफ्टर सम टाइम, वो खुद बोलता है या फिर उसका ऑथराइज एजेंट बोलता है, तो ऐसे केस में इट विल बी ट्रीटेड एज एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन, जिसको कि आप लीगली इन्फोर्स करा सकते हैं। इसके बाद कंप्लीटेड गिफ्ट है, याद रखना आपको कंप्लीटेड गिफ्ट बोला गया है। एज पर एक्सप्लेनेशन 1 to section 25, नथिंग इन section 25 shall affect the validity as between donor and donee on any gift actually made. Thus gift do not require any consideration. बस इसमें आपको इतना याद रखना है कि जो गिफ्ट आप देंगे वो कंप्लीटेड गिफ्ट होना चाहिए, ना ऑलरेडी दे चुका हो और उसका डॉक्यूमेंटेशन हो, तो वो विदाउट आप कंसिडरेशन के भी उसको हम एनफोर्सेबल एग्रीमेंट मान सकते हैं।
लेकिन आपको एक बात याद रखना है, किसी ने प्रॉमिस की है कि ओके आई विल गिव यू अ गिफ्ट ऑफ 10,000 टुमारो, तो यहां पर कंप्लीटेड गिफ्ट नहीं है, जस्ट इसने प्रॉमिस किया है विदाउट कंसिडरेशन, इसको हम नहीं मानेंगे। लेकिन अदरवाइज अगर आपने गिफ्ट कंप्लीट कर दिया, किसी को दे दिया है और उसका राइटिंग में भी है, तो उसको हम वापस वो डिमांड नहीं कर सकता उससे। इसमें आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, क्योंकि जस्ट सिंपल आपने किसी को ऐसा ही प्रॉमिस कर दिया है कि ओके आई विल गिव यू अ गिफ्ट टुमारो, तो उसकी कोई लीगल वैलिडिटी नहीं रहेगी। अगर वो ऑलरेडी दे देता है गिफ्ट 50,000 व्हाटएवर, तो वो वापस नहीं ले सकता। इसके बाद एक और एक्सेप्शन है एजेंसी का, यानी एजेंसी क्रिएट करने के लिए आपको किसी तरह का कंसिडरेशन नहीं लगता। इसके बाद एक और केस आता है बेलमेंट का। नो कंसिडरेशन इज रिक्वायर्ड टू इफेक्ट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। इसी तरह से चैरिटी का, इफ ए प्रॉमिस अंडरटेक हिज लायबिलिटी ऑन अ प्रॉमिस ऑफ द पर्सन टू कंट्रीब्यूट टू द चैरिटी, देयर is a contract, there will be a valid, there the contract shall be valid। ये इस पॉइंट के बारे में जस्ट आप लिख लीजिए, इंस्टीट्यूट ने दिया है, अभी मैं इसके बारे में कुछ कमेंट नहीं कर रहा हूं, लेकिन क्योंकि इंस्टीट्यूट ने दिया है तो आप इसको लिख सकते हैं। मेनली चैरिटी के मामले में यहां पर ये बात कर रहे हैं कि अगर आपने कुछ प्रॉमिस कर दिया है, लायबिलिटी ले ली है चैरिटी के लिए, तो फिर वो उसको आपको ऑनर करना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो जैसा कि हम पहले भी अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर चुके हैं, ऑफर्स के बारे में काफी डिस्कस किया है, निगेटिव नहीं होना चाहिए। तो यहां पर भी आंसर इसी तरह से रहेगा कि एक्सेप्टेंस टू एन ऑफर कैन नॉट बी इम्प्लाइड merely from the silence of the offeree, even if it is expressly stated in the offer itself। यानी चाहे आप ऑफर में लिख भी दें कि भाई अगर आप साइलेंट हैं तो we will assume that you have given the consent, but this kind of offer cannot be valid। So unless the offeree by his previous conduct indicated that his silence amount to acceptance, ऑफरी यानी यहाँ पर ऑफरी ने पहले ही बोला हो कि हाँ ठीक है माई साइलेंस विल अमाउंट टू एक्सेप्टेंस, यानी वो अगर पहले बोल चुका है इस तरह से तो ही वो माना जाएगा साइलेंस एक्सेप्टेंस, बट यहाँ पर इस केस में ऐसा कुछ नहीं दिया। सो इट कैन नॉट बी टेकन एज वैलिड एक्सेप्टेंस। So in the given problem, if B remains silent, it does not amount to acceptance। The acceptance must be made within the time limit। अब ये जो दूसरा पोर्शन है क्वेश्चन का, वो हम देख रहे हैं जहां पर उन्होंने बोला है कि ये जो एक्सेप्टेंस है आपको 1 वीक में बताना है, विद इन 1 वीक। तो जब यहां पर टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब ऑलरेडी कर रखी है, तो ऑफरी को उस टाइम लिमिट के अंदर ही एक्सेप्ट करना है। सो द एक्सेप्टेंस मस्ट बी मेड विद इन द टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब बाय द ऑफर। और अगर आप उसके बाद करते हैं तो वो लेट मान लिया जाएगा, इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज वैलिड एक्सेप्टेंस। सो द एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर after the time prescribed by the offerer has lapsed will not avail to turn the offer into contract। तो कहने का मतलब है उसको वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा और इससे वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में नहीं बन सकता, यानी यहां पर एग्रीमेंट ही नहीं होगा। बेसिकली देयर इज नो एक्सेप्टेंस, सो किसी भी तरह से कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। XYZ jointly borrowed 50,000 from A। The whole amount was repaid to A by Y।
डिसाइड इन द लाइट ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो अब देखिए यहाँ पे पार्टनरशिप का नहीं है, क्वेश्चन है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, और उसके हिसाब से यहाँ पर आंसर देना है हमें। तो एक्स, वाई एंड जेड इन्होंने मिलके बोरो किया है 50,000 रुपीज फ्रॉम ए से बोरो किया। द होल अमाउंट वॉज रिपेड टू ए बाय वाई। तो अब इनमें से, क्योंकि ये किसी से भी डिमांड कर सकता है, और लेट्स से वाई से डिमांड किया और वाई ने पूरा का पूरा पेमेंट कर दिया है, पेड 50,000। नाउ वाई कैन रिकवर द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एक्स एंड जेड। तो ये आपको बताना है कि क्या एक्स और जेड से वाई रिकवर कर सकता है कंट्रीब्यूशन, क्योंकि इसने अभी अकेले ने पे किया है। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से प्रोविजन है जिसमें बताया गया है कि यस, जॉइंट प्रॉमिसर यहाँ पर है, इन्होंने प्रॉमिस किया है पेमेंट करने का, तो इसमें बाकी के जो हैं इनसे ये ले सकता है। दूसरा ये बोलते हैं लीगल रिप्रेजेंटेटिव एक्स, लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एक्स आर लायबल इन केस ऑफ डेथ ऑफ एक्स। अगर डेथ हो जाती है एक्स की, तो क्या लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एक्स लायबल रहेंगे, और वाई कैन रिकवर द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द एसेट्स इन केस दैट बिकम्स इंसॉल्वेंट। ये तीनों क्वेश्चंस है, इनका आपको आंसर देना है। तो आइए चलते हैं उसके आंसर की तरफ। जैसे हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ऊपर ही बेस्ड है, जॉइंट प्रॉमिस किया है पेमेंट करने का 50,000, उसके ऊपर। अब देखिए यहां पर ये कह रहे हैं हम, एज पर सेक्शन 42 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रिक्वायर्स दैट व्हेन 2 or more persons have made a joint promise कर दिए, then unless contrary intention appear from the contract, all such person jointly must fulfill the promise, and in the event of death of any of them, his representative, legal representative, jointly with the survivors, and in case of death of all promisers, the representative of all jointly must fulfill the promise. तो यहां पर क्वाइट क्लियर है कि एक्स, वाई और जेड है। एक्स की अगर डेथ हो भी जाती है तो उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है अलोंग विथ अदर्स विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर पेमेंट। Section 43 allows the promisee to seek performance from any of the joint promiser। ये तो हमने पहले भी देखा है कि ये जो promisee है ये एक्स, वाई, जेड में से किसी से भी परफॉर्म करा सकता है प्रॉमिस को। तो इंस्टेंट केस में वाई से उसने कराया है। द लायबिलिटी ऑफ जॉइंट प्रॉमिसर हैज दस बीन मेड नॉट ओनली जॉइंटली बट जॉइंटली एंड सेवरल। तो हमने देखा है यहाँ पे लायबिलिटी कैसी है, जॉइंटली एंड सेवरल। यानी वाई ऐसा नहीं बोल सकता कि आई विल पे ओनली माई पोर्शन, ही विल हैव टू पे द फुल एंड ही कैन रिकवर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द पार्टनर्स। तो ये होता है जॉइंटली एंड सेवरल, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं काफी। इसके अलावा है सेक्शन 43 प्रोवाइड्स दैट इन एब्सेंस ऑफ एक्सप्रेस एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्ररी, the promisee may compel any one or more joint promiser to perform the whole of the promise। तो जैसा कि अभी इसमें हमने देखा कि वो उसने वाई को कंपेल किया है पेमेंट करने को। अब चलते हैं सेक्शन 43 पे। 43 डील्स विद द कंट्रीब्यूशन अमंग जॉइंट प्रॉमिसर।
The promisor may compel every joint promisor to contribute equally to the performance of the promise, unless a contrary intention appears from the contract. If any one of the joint promisors makes default in such contribution, the remaining joint promisor must bear the loss arising from such default in equal share. तो यहां पर ये कहते हैं कि एज पर द प्रोविजंस ऑफ अबोव सेक्शंस Y can recover the contribution from X and Z because X, Y, Z are joint promisors. तो ये तो बहुत हमारी क्लियर है, बिल्कुल। दूसरे में कहते हैं लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ X are liable, is liable to pay the contribution to Y. However, a legal representative is liable only to the extent of the property of the deceased received by him. ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो क्लियर करना चाहिए आपको। यानी X का लीगल रिप्रेजेंटेटिव रिस्पॉन्सिबल तो होगा, लायबल रहेगा, लेकिन जितनी प्रॉपर्टी मिली है उसको X से, ओनली अप टू दैट प्रॉपर्टी ही वो लायबल रहेगा। थर्ड है Y also can recover the contribution from Z's assets. तो यहाँ पे जैसे थर्ड में बोला गया था कि Z इंसॉल्वेंट हो गया है, तो भाई Z की जो भी एसेट बची है that will remain liable.